Hello friends, today's topic will be the price elasticity of demand. अभी हमने जो प्रीवियस चैप्टर था वो था हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। हमने डिमांड के रिगार्डिंग पढ़ा कि उसके कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सा डिमांड जो है वो किसकी फंक्शन है, किस पे कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे हमारी डिमांड जो है कंज्यूमर की वो इफेक्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी जो इलास्टिसिटी है उसका हम जर्नल मीनिंग जो पढ़ते हैं वो ये होता है कि भाई कोई चीज़ कितनी इलास्टिक है, कितनी स्ट्रेच, मतलब हम उसको कितनी इलास्टिक है, कितना चेंजेबल है वो। बट डिमांड में जो इकोनॉमिक्स में है उसका मतलब जो है वो बहुत डिफ़र करता है, वो डिफरेंट मीनिंग है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि एक गुड जो है उसकी कितनी क्वांटिटी में चेंज आया और किसके कारण, जो उसके डिमांड के जो दूसरे फंक्शन है, डिटर्मिनेंट्स है, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है। अब जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये सब डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे जो हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किए थे कि जो इन सारे फैक्टर से कंज्यूमर की जो है वो डिमांड जो है इफेक्ट होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमें बस यही बताएगा, अगर ऑन प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितने एक्सटेंट तक चेंज हो रहा है। वो हमें एक है ना, कहते हैं ना कि भाई एक एक्सटेंट तक चेंज परसेंटेज की फॉर्म में चेंज बताएगा कि कितना चेंज हो रहा है। एक इकोनॉमिक्स था डूले ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या मेज़र करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, किसके कारण उसके प्राइस, अगर गुड का प्राइस चेंज हुआ, प्राइस रिलेटेड गुड का चेंज हुआ, या फिर कंज्यूमर की जो है इनकम चेंज हुई, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। तो वो क्या है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 टाइप की हो सकती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, जब हम क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज मेज़र करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन ऑन प्राइस, कि प्राइस गुड के प्राइस के रिस्पेक्ट में जब हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, दैट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड विल बी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये देखते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, वो मेज़र करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, कि बायर की इनकम में, कि बायर की इनकम में अगर इतना चेंज हुआ है तो उसके कारण उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, दैट विल बी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड इज़ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, जो अदर कॉमोडिटी है, प्राइस जो है रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, दैट विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट जो हमारे यहाँ पे कंसर्न होगा, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों अभी 11th क्लास के सिलेबस में कवर नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कवर होएगा। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि परसेंटेज चेंज किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में, और किसकी रिस्पेक्ट में, ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस, कि हम सिर्फ ओन प्राइस जो गुड है उसकी प्राइस का कितना चेंज कंसिडर करेंगे, और उसमें किसकी रिस्पेक्ट में, कि प्राइस में अगर ये चेंज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ है। और अगर हम ये दूसरी टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताते हैं कि अगर डिमांड जो है वो फॉल हो रही है किसके कारण, ड्यू टू द परसेंटेज राइज इन प्राइस। अगर मान लो 2% प्राइस राइज हुआ है तो उसके कारण हमारी डिमांड में कितना परसेंट जो है फॉल हुआ है डिमांड में। और या फिर वाइस वर्सा कह सकते हैं कि अगर प्राइस में अगर इतना परसेंट फॉल हो रहा है तो डिमांड में कितना परसेंट राइज हुआ है, दैट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक डिग्री है किसकी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, कि हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, अगर उस गुड के प्राइस में चेंज हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए एक मेथड है जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, वो है परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड को ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसके लिए, मेज़र प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए। अब परसेंटेज चेंज मेथड में क्या कहता है कि किसके बीच में रेशियो है, परसेंटेज मेथड कहता है कि अब परसेंटेज आएगा, जहाँ पे भी वर्ड परसेंटेज आता है हम यही बात करते हैं कि वो क्या है, रेशियो के फॉर्म में होगा। तो रेशियो किसके बीच में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वो क्या होगा, परसेंटेज चेंज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अब हम इसका क्या फॉर्मूला डेराइव होएगा, परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट हमने यहाँ पे ना नेगेटिव साइन पुट किया। नेगेटिव साइन किस लिए पुट किया, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में, हमने डिमांड में पढ़ा था, इनमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन होता है। दैट्स वाई वी हैव पुट द माइनस साइन। अभी हम फर्दर हम इसको और एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि माइनस अगर हम नहीं पुट करते तो क्या रिजल्ट हो सकता है, अगर माइनस साइन प्रीफिक्स करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट होता है। बट हम माइनस साइन इसीलिए पुट करते हैं कि हम, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में क्या होता है, इन्वर्स नेगेटिव रिलेशन होता है। देन फर्दर इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे, अब चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसके लिए हम क्या है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इंटू परसेंटेज है तो इंटू 100। सेम विल बी द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100, दिस वन। अब यहाँ पे क्या है, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q। Q क्या है यहाँ पे, इनिशियल की चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इंटू 100 एंड देन दिस विल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब जो हमने Q1 क्या है यहाँ पे, जो न्यू चेंज हुआ है, Q इज रिप्रेजेंट क्या करता है, इनिशियल डिमांड को, Q रिप्रेजेंट करता है इनिशियल डिमांड, Q1 जो है न्यू जो डिमांड है वो, एंड डेल्टा Q अगर हम फर्दर करेंगे तो Q1 माइनस Q दैट विल बी द डेल्टा Q की क्वांटिटी में कितना चेंज आया। सेम केस वही प्राइस के लिए, P1 क्या है, न्यू प्राइस, P विल बी द इनिशियल एंड डेल्टा P विल बी द चेंज इन प्राइस। Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q, P1 माइनस दिस एंड दिस। Q1 माइनस Q को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा Q से डिवाइडेड बाय इनिशियल, P1 माइनस P क्या हो गया, डेल्टा P। और वी कैन से दैट डेल्टा Q बाय Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P, डेल्टा Q बाय Q, दिस विल बी दैट, हम यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू प्राइस इंटू क्वान्टिटी, मीन्स चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू में P क्या था हमारा, इनिशियल प्राइस एंड Q इज इनिशियल क्वांटिटी। ये हमारा परसेंटेज मेथड से जो है फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। इस एग्जांपल में क्या है कि एक कंज्यूमर है और उसने एक आइसक्रीम बाय की। आइसक्रीम का इनिशियल प्राइस क्या था, ₹4, और इनिशियल उसने एक आइसक्रीम ₹4 पे उसने एक आइसक्रीम बाय की। अगर वो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो उसमें कितने, अगर प्राइस 2 हुआ तो उसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसने कितने आइसक्रीम बाय की, 4। तो डेल्टा P कितना हो गया, 2 एंड डेल्टा Q हो गया यहाँ पे 3। अब हमारा फॉर्मूला यही था, ED माइनस साइन हम डिनोट करेंगे P बाई Q इंटू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P। दिस विल बी द 6, आंसर आ जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 6 एंड दिस विल बी द ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मीन्स ग्रेटर देन यूनिटी। अभी हम पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है इलास्टिक। तो डिमांड है इलास्टिक है, जो गुड की डिमांड जो है वो इलास्टिक डिमांड है। अभी हम पढ़ेंगे फर्दर इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। जब हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 से ज़्यादा है दैट विल बी द इलास्टिक डिमांड एंड अगर 1 से कम है दैट विल बी द इन इलास्टिक डिमांड। अभी हम फर्दर इसको डीप में पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल लिया, उसमें प्राइस जो है 5 है, क्वांटिटी जो है 20 यूनिट्स है। प्राइस जो है अगर हमारा P1 मतलब चेंज हुआ प्राइस में, तो 7 अगर प्राइस है तो क्वांटिटी जो है वो हमारी 12 हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी ऑब्वियसली फॉल हो गई। तो डेल्टा P और डेल्टा Q अब यहाँ से क्या आएगा, Q1 माइनस Q, तो मीन्स 12 माइनस 20 मीन्स -8। माइनस माइनस यहाँ पे क्या होएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 1 ED इज इक्वल टू यूनिटी। एंड ये वाला कौन सा केस होगा, हाइपरबोला वाला केस, कि जब हमारा डिमांड कर्व जो होगा हाइपरबोला होगा तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अगर डिमांड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल है तो हाइपरबोला डिमांड कर्व होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी हम तीनों केसेस के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिक, इन इलास्टिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी फर्दर हम डिस्कस करें। बट इस वाले मेथड से, परसेंटेज चेंज मेथड से हमारे ना 2 क्वेश्चन अराइज हुए। वो 2 क्वेश्चन क्या अराइज हुए
कि वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस भी परसेंटेज चेंज, कि ये परसेंटेज की फॉर्म में क्यों लिया। हम इसको सीधा भी तो बोल सकते थे कि 6 चेंज हुआ है, एब्सोल्यूट फॉर्म में भी बोल सकते थे भाई इट इज़ ऑलवेज इन द परसेंटेज चेंज, भाई इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज में ही क्यों बताते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि हमने नेगेटिव साइन क्यों प्रीफिक्स किया, हमने फॉर्मूले में जो है नेगेटिव साइन क्यों पुट किया, इसका क्या रीज़न है। तो अभी हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे। हमने क्वांटिटी और प्राइस जो चेंज है उसको हम परसेंटेज चेंज क्यों कंसिडर करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस में जो चेंज हुआ उसको हमने परसेंटेज चेंज क्यों कंसिडर किया। तो अगर परसेंटेज चेंज अगर नहीं है, सपोज हम ये मानते हैं कि परसेंटेज चेंज नहीं है, क्वांटिटी और प्राइस में जो है वो परसेंटेज चेंज नहीं है, वो एब्सोल्यूट चेंज है, कि मीन्स वो जो है हम उसको एक डिफाइन कर देंगे सीधा कि भाई इतना चेंज हुआ है, वो एक परसेंटेज फॉर्म की चेंज फॉर्म में नहीं है। अगर परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में है, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल में क्या है, सपोज हमने ना 2 गुड्स लिए, 2 गुड्स में मैंने कंसिडर किया चेयर्स और टेबल्स को। अगर जो चेयर्स का प्राइस है वो 10 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाता है, 10 to 20 हो जाता है, सपोज मीन्स पहले इनिशियल क्या था 10 था, देन 20 हो गया, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो डिमांड जो है वो ऑब्वियसली क्या करेगी, फॉल करेगी। पहले 50 थी तो अब 25 हो गई। और टेबल्स के केस में क्या करते हैं, अगर प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है 20 to 10 हो जाता है, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 25 to 50। तो एब्सोल्यूट चेंज में हम क्या कहेंगे कि चेयर्स के केस में क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो कम हो रही है, हाफ रिड्यूस हो रही है, अगर प्राइस जो है उसका डबल हो रहा है। प्राइस क्या हुआ, डबल हो गया, तो और डिमांड क्या हो गई, हाफ रिड्यूस हो गई, पहले 50 थी अब 25 होगी। और टेबल के केस में क्या हुआ, डिमांड जो है वो डबल हो गई, जब प्राइस जो है वो रिड्यूस हुआ हाफ, प्राइस जो है वो हमारा 10 हो गया, हाफ कम हुआ, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो हम जनरली बस एब्सोल्यूट चेंज में यही बोल देंगे कि भाई डिमांड में ये, अगर डिमांड रिड्यूस हाफ हो गई अगर प्राइस डबल हुआ, और चेयर्स के केस में, और डिमांड जो है वो डबल हो गई अगर प्राइस जो है वो हाफ रिड्यूस हुआ। ये तो हमने जनरल एब्सोल्यूट चेंज की फॉर्म में बोल दिया। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में मेजर करता है, परसेंटेज चेंज बताता है। वो परसेंटेज चेंज कैसे बताता है कि 1% चेंज हुआ प्राइस में, उसके कारण कितना 0.5% चेंज हुआ डिमांड में, ये चेयर्स के केस में। इसको हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, इनिशियल न्यू माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, तो वो हमारा प्राइस का और क्वांटिटी का चेंज बता देगा हमें कि अगर प्राइस में 1% चेंज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी में 0.5 चेंज हो रहा है। अगर प्राइस में 2% चेंज हो रहा है, और डिमांड के केस में, उसमें टेबल्स के केस में क्या हुआ कि 2% चेंज हुआ डिमांड में, तो अब ये हमें परसेंटेज की फॉर्म में बता रहा है कि अगर फर्स्ट केस में चेयर्स के केस में इलास्टिसिटी क्या है 0.5, एंड सेकंड केस में इलास्टिसिटी क्या है 2 टेबल्स के केस में। तो हमारे हम क्या है डिमांड, अब इससे हम क्या बताएंगे परसेंटेज से, हम ये कहेंगे कि डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है किसके केस में, टेबल्स के केस में। इलास्टिक का मतलब ये है ईडी जो है वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी ग्रेटर देन 1 है। और इन इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी लेस देन 1 है। तो डिमांड जो है टेबल्स के केस में क्या है, ज़्यादा इलास्टिक है किसके कंपैरिजन में, चेयर्स के बेस में। और हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है, इजीली कंपेयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मीनिंगफुल है। हम किसी को सीधा बोले कि इतना डबल चेंज हो रहा है, और अगर हम उसको ऐसे बताएं कि 1% अगर प्राइस में चेंज हो रहा है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड में 0.5 चेंज हो रहा है। तो ये क्या था, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी को किस में चेंज करते हैं, परसेंटेज चेंज की फॉर्म में मेजर करते हैं। अब सेकंड क्या है, हम नेगेटिव साइन क्यों प्रीफिक्स करते हैं, कि क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और इसके कारण क्या है कि वो हम नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। और इससे एक और चीज़ है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर एक पॉजिटिव है, एक चेंज पॉजिटिव है, तो दूसरा चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। मींस अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी फॉल कर रही है, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। मींस अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस जो है वो फॉल कर गया, 10 से 5 हो गया, और क्वांटिटी जो है वो हमारी ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी, 50 to 100 होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ से आया हमारा -2। अगर हम -2 नहीं लेते हैं,
तो अगर हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे क्या करते हैं, इस माइनस साइन को ना इग्नोर कर देते हैं, अभी हम कंसिडर नहीं करते, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सिंपली क्या बोलते हैं कि वो 2 है। किसके इक्वल है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है। तो इसके पीछे क्या होगा, अब हमें मैथमेटिक्स में क्या होता है कि -3 जो है वो क्या है, लेस है किससे, -2 से। क्या होता है कि -3 जो है वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, -2 में। मैथमेटिक्स में हम यही पढ़ते हैं। अब -3 और -2 को कंपेयर करेंगे तो हमें यही शो करेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ -3 ये शो करेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन जो है वो क्यों पुट कर देते हैं कि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में, ताकि जो कोफिशिएंट जो आएगा इलास्टिसिटी का वो हमेशा क्या आए, पॉजिटिव आए। अगर अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं पुट किया हमने, तो ये इलास्टिसिटी किस में आ गई, नेगेटिव टर्म्स में। नेगेटिव टर्म्स में जो आ गई उसको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे, इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि जो हमारा कोफिशिएंट जो है इलास्टिसिटी का वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव काउंट किया जाए। ये रीज़न है कि हम जो है नेगेटिव साइन पुट करते हैं, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी प्रीवियस जो थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर था उसमें हमने रीड किया था कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, कि डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व का हमेशा। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का जो है फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आएगा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, दैट विल बी द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों का जो है ना अलग अलग कंसेप्ट है। स्लोप ऑफ डिमांड जो है वो क्या शो करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना टोटल चेंज हुआ, किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। और स्लोप ऑफ डिमांड हमें क्या एब्सोल्यूट चेंज बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ प्राइस के कंपैरिजन। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या बताता है, परसेंटेज चेंज बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना % चेंज हुआ किसके कंपैरिजन में, प्राइस के, परसेंटेज प्राइस के चेंज में, कि अगर प्राइस में इतना चेंज हुआ है तो वो परसेंटेज की फॉर्म में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता लगता है। अब हमने ना ये किए जर्नल, मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया क्वांटिटी का और यहाँ पे प्राइस का। अब ये इधर प्राइस है 10, 20, 30, 40। अगर प्राइस जो है 30 था तो हमारा क्वांटिटी थी 20। अगर प्राइस कम हुआ तो हमारी क्वांटिटी हो गई 30। तो ये ए बी हमने डिमांड कर्व जो है ये प्लॉट कर दिया। अब डेल्टा क्यू, ये डी से हुआ डेल्टा क्यू, ये कितना हुआ 10 राइज हुआ। अब डेल्टा पी कितना है -5, क्योंकि प्राइस जो है वो हमारा 30 से 25 हुआ तो -5 फॉल हो गया। स्लोप ऑफ डिमांड का -5/10 तो 1 - 1/2। अब ई डी एट पॉइंट सी, मतलब हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी फॉर्मूला था -डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू दिस। ये क्या हुआ, डेल्टा पी बाय क्यू क्या हुआ, -1 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का क्या है, इन्वर्स ही है। तो अब स्लोप क्या है यहाँ पे -1/2, -1/2 यहाँ से पुट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है वो क्या है, 2 रेशियोज़ है। किसके रेशियोज़ है, डेल्टा पी और दिस। और स्लोप ऑफ डिमांड सिर्फ क्या है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। ये हमें एब्सोल्यूट बताता है, ये परसेंटेज की फॉर्म में लेके चलता है। और जो ई डी है वो क्या है, स्लोप इन्वर्स है किसका, स्लोप का। डिमांड कर्व का जो फॉर्मूला स्लोप ऑफ डिमांड है वो क्या है, डेल्टा पी बाय क्यू। और इलास्टिसिटी में क्या आता है, इन्वर्स ऑफ स्लोप, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, दैट विल बी द इलास्टिसिटी। अब स्लोप क्या शो कर रहा है, चेंज प्राइस का 1 यूनिट से किसके बाय क्वांटिटी की 2 यूनिट्स। अगर प्राइस में 1 यूनिट फॉल होता है तो क्वांटिटी जो है वो 2 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। और अगर इसमें इलास्टिसिटी क्या बताता है कि प्राइस जो अगर 1% चेंज प्राइस में हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 3% चेंज हो रहा है। और स्लोप जो होता है डिमांड कर्व का स्लोप हमने पढ़ाई था, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है सारे पॉइंट्स पे। और ईडी में क्या होगा, डिमांड कर्व जो है डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। लाइक अगर हम यहाँ पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे वो डिफरेंट होगी, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी, डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व जो है वो डिफरेंट होगी। पर जो डिमांड कर्व का स्लोप था वो सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक आएगा वो है डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या क्या डिफरेंट सिचुएशंस और हो सकती है, दैट विल बी द टॉपिक। इसमें हम फर्स्ट जो पॉइंट करेंगे वो होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व।
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों बोलते हैं हम? एक तो डिमांड कर्व जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो किसके इक्वल होगी? हमारी इन्फिनिटी के इक्वल। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो डिमांड जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है। देखो इनिशियली क्या प्राइस 4 है, डिमांड जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है। अब सेम ही प्राइस है, 4 प्राइस है, डिमांड जो है वो 10 है, 20, 30, 4 ही रुपीज़ पे जो है कंज्यूमर प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कि 10 कर रहा है, 20 कर रहा है, 30 कर रहा है। और अब क्या है कि इस सिचुएशन में मतलब कि हाईली जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगा? हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ये डिमांड का। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा था 1 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P/Q। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है? यहाँ पे ज़ीरो है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया यहाँ से? हमारा इनफाइनाइट हो गया, मतलब इनफाइनाइट है, हम उसको इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिक ऑफ डिमांड, इसमें क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ये किसके पैरेलल होता है? यहाँ पे हमने क्वांटिटी लेंगे और यहाँ पे प्राइस, ये किसके? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। डिमांड कर्व जो है वो किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस पर। ये क्या शो करता है कि इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है हमारी? ज़ीरो। अगर प्राइस में चेंज, कितना भी प्राइस में चेंज होता रहे कि 2, 4, 6, 8 पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में, कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्लोप वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट बाय पीक इज इक्वल टू ज़ीरो। इनफाइनाइट 1 कुछ भी डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा? ज़ीरो। उसको हम इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो ज़ीरो आ जाएगी। दो ही केस होंगे, इन इलास्टिक और इलास्टिक। क्लियर? देन थर्ड जो आता है इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या कहता है? इस कर्व के अंदर, इस कर्व के नीचे, मतलब ये हमारा सपोज डी डिमांड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, इसके बिलो जितने भी पॉइंट्स होंगे ना रेक्टेंगुलर एरिया के, वो सब क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। और जो इस कर्व के बिलो जितने भी रेक्टेंगुलर एरिया के पॉइंट्स होंगे, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जो भी एरिया होगा उसमें डिमांड कर्व जो है वो क्या होगा हमारा? जो भी जितने भी एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। और डिमांड कर्व हमें क्या शो करेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कमोडिटी की। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी की। कंज्यूमर ने इतनी क्वांटिटी दे के इतना प्राइस पे करके इतनी क्वांटिटी परचेज की, दैट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर। अब डी जो है ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, प्राइस चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा इस पे। मार्शल जो है इकोनॉमिक्स जो है उसने क्या कहा इस सिचुएशन को? यूनिटरी इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 होगी इस केस में। अब देखो इसमें हम ना कंसिडर करते हैं पहले OPTB, इस ये रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? OP1JE, इस वाले एरिया के इक्वल होगा। दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब कोई भी इस पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी लें, कहीं पे भी लें, फर्दर पॉइंट लें, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्राइस हमारा इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 हो जाती है। अब हम इसमें ना 3 केस हुए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन 1, लेस देन यूनिटी एंड इक्वल टू यूनिटी। अगर इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा है तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, किसके कंपैरिजन में? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन। मींस क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। इन इलास्टिक में क्या है? परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में कम है, किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। कि चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम है, जितना चेंज प्राइस में हुआ उसके कंपैरिजन में। और इक्वल टू यूनिट में हम टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है, चाहे प्राइस में जो है हमारा इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे डिमांड को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते थे फर्दर, वैसे ही जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको भी कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मल्टीपल यूज़, इनकम लेवल बायर्स का, हैबिट कंज्यूमर की, प्राइस लेवल, ये सब फैक्टर्स जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
अब वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो फैक्टर है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। नेचर ऑफ कॉमोडिटी में क्या है कि कंज्यूमर जो भी गुड बाय करने गया है वो किस टाइप का गुड है, नेसेसरी है, लग्जरी है, जॉइंटली डिमांड गुड है, कौन से टाइप का गुड है। अगर नेसेसरी गुड है जैसे कि सॉल्ट, ऑयल, टेक्स्ट बुक, अगर कंज्यूमर ये बाय करने गया तो उस केस में क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है कि क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही कम चेंज होगा, प्राइस में चाहे ज़्यादा चेंज है फिर भी उसके कंपैरिजन में इसकी डिमांड में बहुत ही कम चेंज होगा, क्योंकि क्या है कि ये हमारा नेसेसरी गुड है, हमें इसको कंज्यूमर को जो है ये बाय करना ही है। लग्जरी गुड में एसी, फैशनेबल, उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक डिमांड, कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हुआ उसके कंपैरिजन में डिमांड में जो है वो ज़्यादा चेंज होगा। जॉइंटली डिमांड गुड, जॉइंटली डिमांड गुड्स में जैसे पेन हुआ, इंक हुआ, ब्रेड, बटर, इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना वो मॉडरेट होती है। इसके लिए कैसे हो सकता है, जैसे कि प्राइस, बटर का जो है प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो बटर की जो है ना एकदम से डिमांड कम नहीं होगी, अगर ब्रेड की जो है डिमांड जो है वो कम नहीं हुई तो, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह के केस में पढ़ते थे हम, उसी तरह होगा। अगर प्राइस जो है बटर का इंक्रीज़ हुआ तो इसकी डिमांड बटर की एकदम से कम नहीं होगी, अगर डिमांड जो है, अगर बटर की डिमांड, ब्रेड की जो डिमांड है वो कम नहीं हुई तो इस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी जो होगी वो मॉडरेट होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सेकंड पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्रॉस सब्स्टिट्यूट्स हैं जैसे कि टी एंड कॉफ़ी हुआ, उनकी डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक, मोर इलास्टिक होती है। और जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है जैसे कि लिकर है, सीक्रेट्स है, इनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उनके केस में डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक डिमांड। अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जैसे कि टी और कॉफ़ी है, अब कंज्यूमर अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, जैसे टी का प्राइस बढ़ा, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो टी को छोड़ के किसकी डिमांड करने लग जाए, कॉफ़ी के पास, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इसलिए उनकी डिमांड्स क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है। मल्टीपल यूजेस जैसे कि जिन गुड्स के मल्टीपल यूज़ अवेलेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है इसका एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, होम हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, बहुत सारे यूजेस है। तो इस केस में गुड्स जिनके ज़्यादा मल्टीपल यूजेस है उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक डिमांड। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको क्या करेगा कंज्यूमर की ना, ये सोचेगा इसको ना प्राइस जो है भाई बिजली की यूनिट जो है वो महंगी हो गई है, वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा सिर्फ किस पर्पज़ के लिए, जैसे कि लाइटनिंग के लिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इस केस में होगी वो हाई होगी जब मल्टीपल यूजेस है। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, अगर कंज्यूमर जो है डिमांड जो है उन गुड्स की इलास्टिक होगी जिनकी कंजम्पशन जो है कंज्यूमर जो है पोस्टपोन कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रेजिडेंशियल हाउसेस का, अगर रेजिडेंशियल हाउसेस जो है कंज्यूमर को, पीपल को ये लगता है अपनी डिमांड कम कर देंगे, वो कब करेंगे, अगर उन्हें ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे जो है उन्होंने लोन लेना पड़ेगा और उस पर जो इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को कम कर देंगे। तो अब वो अपनी कंजम्पशन को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इलास्टिक होगी। फिफ्थ पॉइंट जो आता है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, अगर बायर्स के जो है वो हाई एंड कंज्यूमर मतलब हाई लेवल ऑफ इनकम की कैटेगरी में आते हैं, वो प्राइस के लिए कंसर्न ही नहीं होते, तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होगी। कि जैसे कि लग्जरी कार्स वगैरह वो मल्टी जो भाई बहुत रिच फैमिलीज़ होती है वही बाय करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होगी, लो होगी। अगर इनकम लेवल कम है तो हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, जैसे कि स्मॉल कार्स के लिए इंडिया में जो बाय करना चाहते हैं कंज्यूमर, वो वाला केस इसमें आता है कि अगर उनकी इनकम जो है वो कम है तो उसमें क्या होगा, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, क्योंकि वो उनके पास और भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर जो है हैबिचुअल हो गया, एडिक्ट हो गया, जैसे कि लिकर और सीक्रेट का केस आता है, अल्कोहल का, उसमें क्या है, इनइलास्टिक है, डिमांड जो है वो कम होगी नहीं, चाहे गुड्स पे अगर कंज्यूमर गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पर ना हाईली टैक्स लगा देती है। अभी तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ रहा है, लोग जो है वो एडिक्ट हो चुके हैं सीक्रेट्स के, लिकर के, अल्कोहल के, तो उनके उससे डिमांड पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस केस में क्या होगी, इनइलास्टिक डिमांड होगी। ये को प्राइस जो है कि ज़्यादा प्राइस में चेंज होगा, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही कम चेंज होगा। सेवेंथ जो पॉइंट आता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, कि कंज्यूमर जो है अपनी इनकम का कितना पोर्शन गुड्स को बाय करने में या गुड्स की परचेज करने में स्पेंड करना है।
अगर वो स्मॉल पोर्शन स्पेंड कर रहा है, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, इस पर स्मॉल पोर्शन स्पेंड कर रहा है, तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगा कि प्राइस में थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही उसके कंपैरिजन में कम चेंज होगा। अगर कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा इनकम स्पेंड कर रहा है, कंज्यूमर जो है वो बहुत, जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह, स्कूटर लेना है उसको, उस केस में डिमांड जो होगी वो क्या होगी, इलास्टिक डिमांड। 8th पॉइंट जो आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल जो है, अब गुड का जो प्राइस है वो भी क्या करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी, अगर गुड जो है हाई लेवल प्राइस होगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, अगर गुड जो है लो लेवल ऑफ प्राइस होगा, तो उस केस में प्राइस लेवल भी जो है वो क्या करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड में जैसे शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में डिमांड जो है वो हाईली इनइलास्टिक होगी कि कंज्यूमर के पास थोड़ा सा ही टाइम है गुड को बाय करने के लिए, अगर उसमें प्राइस में चेंज ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में उसकी क्वांटिटी में कम चेंज होगा। लॉन्ग पीरियड में डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी क्योंकि कंज्यूमर के पास बहुत लंबा टाइम है, कंज्यूमर जो है वो अपनी कंजम्पशन की हैबिट्स को चेंज कर सकता है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूट उसका बाय कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, मीन्स ग्रेटर देन 1 होगी, मीन्स अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हुआ तो उसकी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होगा, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। दिस विल बी ऑल अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक. Next we will be discussing about the theory of production chapter in economics, and I will be uploading more and more videos regarding commerce subject. Please do subscribe my channel, share my videos, like my videos, and I have made Facebook page also with the name Commerce World. Please do like that page also. Please do subscribe my channel. Thank you.